Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture video, we will do important MCQs related to weed science. So today's video is going to be most important for those aspirants who are preparing for upcoming agriculture exams. And before starting the video, make sure you have subscribed this channel and like and share this video more and more. Here this is question number 1. Question is, family of Parthenium hysterophorus is. पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस एक वीड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड है ये. इसकी फैमिली क्या है आपको बताना है. एंड द ऑप्शंस आर चिनोपोडेसी, मालवेसी, एस्टेरेसी, पोएसी. ओके, सो यू कैन सी दिस फिगर. ये जो फिगर है ये पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस की फिगर है. ये एक वीड है जो कि इस तरह से दिखाई देता है. यू कैन सी द इमेज ऑफ दिस पार्थिनियम. ठीक है, इसकी फैमिली क्या है आपको बताना है. इसका जो कॉमन नेम है, पार्थिनियम का जो कॉमन नेम है, ये तो उसका साइंटिफिक नेम है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस. दिस इज़ द साइंटिफिक नेम. इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है. इसको कॉमनली हम बोलते हैं गाजर घास. इसको कॉमनली बोलते हैं गाजर घास या फिर कैरेट ग्रास भी बोलते हैं इसको, क्योंकि दिखने में थोड़ी जो कैरेट होती है, आप देख सकते हैं फिगर में, अगर आपने कैरेट का प्लांट देखा है तो कैरेट कई तरह इसका जो मॉर्फोलॉजी है सिमिलर है, इसलिए इसको हम कैरेट ग्रास भी बोल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है गाजर घास या फिर कैरेट ग्रास. घास जो है ग्रास है, ठीक है, घास जो होती है, तो आप मे भी कंफ्यूज हो सकते हैं पोएसी से. ठीक है, क्योंकि जो भी ग्रासेस होती हैं, घास होती हैं, वो सब पोएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं. ठीक है, पोएसी को ही हम ग्रास फैमिली बोलते हैं. घास की जो फैमिली है पोएसी बोला जाता है. लेकिन अगर हम इसका प्लांट देखें तो ये दिखने में बिल्कुल घास की तरह नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो उसकी फैमिली पोएसी नहीं होगी. ठीक है, तो पोएसी यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो 3 ऑप्शंस आपके पास लेफ्ट हैं, चिनोपोडेसी, मालवेसी, एस्टेरेसी. ओके, तो जो पार्थिनियम है जिसको गाजर घास या कैरेट ग्रास बोलते हैं, इसकी जो फैमिली है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3 एस्टेरेसी. तो यहाँ पे जो हमारा इस जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी ऑप्शन 3 यानी एस्टेरेसी. ओके, तो पार्थिनियम जो है आप फिगर देख रहे हैं, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस की जो फैमिली है वो है एस्टेरेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप्सी इज रिलेटेड टू. ड्रॉप्सी जो है ये एक तरह की एलर्जी मतलब एक तरह की प्रॉब्लम है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंडनेस इन ह्यूमंस. ठीक है, इंसानों में जो अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाता है. ठीक है, ब्लाइंडनेस हो जाता है ह्यूमन बींग्स में, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज़ ड्यू टू ड्रॉप्सी. अब ड्रॉप्सी जो है एक वीड से होती है. कौन सा वीड है जो ड्रॉप्सी से रिलेटेड है. योर ऑप्शंस आर कैरेट ग्रास, जो भी हमने डिस्कस करा था, कैरेट ग्रास यानी पार्थिनियम. सेकंड है मैक्सिकन पॉपी, थर्ड डॉडर, फोर्थ जॉनसन ग्रास. ओके, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये वीड की इमेज है. ठीक है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है और ये उसी की इमेज है. तो अगर आपको पता है ये इमेज किस वीड की है तो यू कैन सिंपली गैस व्हाट इज़ द राइट आंसर. वेल, यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 मैक्सिकन पॉपी है. मैक्सिकन पॉपी वो वीड है जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ड्रॉप्सी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. ड्रॉप्सी का मतलब होता है ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, इंसानों में अंधापन आ जाता है और इसी को नाम दिया है ड्रॉप्सी. और ये जो होती है किस वीड से होती है, तो ये होती है हमारे मैक्सिकन पॉपी नाम के वीड से होती है. फिगर आप देख रहे हैं यही हमारा मैक्सिकन पॉपी, ये फिगर ही मैक्सिकन पॉपी का है. देख सकते हैं इस फिगर में आप, इसके जो पत्ते निकले हैं उसमें से स्पाइंस होते हैं. ये लास्ट में जो है ये स्पाइन है, पत्तों में थोड़े से कांटे निकले होते हैं, स्पाइंस होते हैं. और इसका ये फ्लावर आप देख सकते हैं, येलो कलर का फ्लावर इसमें प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मैक्सिकन पॉपी. इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं एक बार हम उनको भी देख लेते हैं. जैसे कैरेट ग्रास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. कैरेट ग्रास को साइंटिफिक नेम है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस. तो जो ड्रॉप्सी है ये तो हमारी मैक्सिकन पॉपी से होती है, राइट आंसर मैक्सिकन पॉपी है. लेकिन जो कैरेट ग्रास है पार्थिनियम, इसकी वजह से भी क्या होता है, एलर्जी हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं डर्मल एलर्जी. डर्मल माने होता है स्किन और एलर्जीज. ओके, तो स्किन एलर्जी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डर्मल एलर्जी. और ये किसकी वजह से होती है, दिस इज़ ड्यू टू द कैरेट ग्रास. मैक्सिकन पॉपी हमने पढ़ रखा है, मैक्सिकन पॉपी का फिगर भी आप देख सकते हैं. मैक्सिकन पॉपी की वजह से हो जाती है ड्रॉप्सी. और ड्रॉप्सी में क्या होता है, इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में अंधापन आ जाता है, दैट इज़ ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग. ठीक है, डॉडर जो है सच कोई रिएक्शन कॉज नहीं करता. डॉडर को हम, इसका साइंटिफिक नेम कस कटा है और ये
बहुत ही फेमस है। डॉडर किसके लिए फेमस है? डॉडर इज़ फेमस एज टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है। डॉडर यानी जिसको हम कसकटा बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम कसकटा, ये एक टोटल स्टेम पैरासाइटिक है, ठीक है। टोटल स्टेम पैरासिटिक वीड है, ये पैरासिटिक वीड है डॉडर, ठीक है। उसके बाद जॉनसन ग्रास की बात करें तो जॉनसन ग्रास का साइंटिफिक नेम होता है सोरगम हैलिपेंस, और ये सोरगम हैलिपेंस जो है जॉनसन ग्रास, ये क्या कॉज करता है? इट मेनली कॉज HCN पॉइजन। HCN को हम धूरिन भी बोलते हैं, HCN और धूरिन, और इसको एक नाम और है, 3 नाम है, एक हो गया HCN, धूरिन, एंड द अदर वन इज प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड इसकी पॉइजनिंग हो जाती है, इट इज कॉल्ड पॉइजन, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉइजन, ठीक है। तो जॉनसन ग्रास एक वीड है, ये क्या रिलीज़ करता है? HCN, धूरिन, प्रूसिक एसिड रिलीज़ करता है, जो क्या करते हैं? इट एक्ट एज अ पॉइजन इन एनिमल्स। जो जानवरों में जो चारा खाने वाले एनिमल्स होते हैं, लाइफ स्टॉक होते हैं, उनके अंदर एक पॉइजन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे बाकी ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर था ड्रॉप्सी, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी यानी ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग, इट इज़ रिलेटेड टू मैक्सिकन पॉपी, एंड दिस इज द फिगर ऑफ मैक्सिकन पॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीड सीड डिस्पर्स बाय आंट्स इज कॉल्ड, यानी वो सीड्स, वीड के सीड जिसको डिस्पर्स करने के लिए आंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी चींटियों की ज़रूरत पड़ती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर एनिमोकोरी, मिर्मिकोकोरी, हाइड्रोकोरी, बाराकोरी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मिर्मिकोकोरी, ठीक है। चींटियों के द्वारा, आंट्स के द्वारा अगर कोई डिस्पर्जन होता है सीड्स में, ठीक है, वीड्स के सीड की बात हो रही है यहाँ पे, वैसे इन जनरल कोई भी सीड हो सकता है, ठीक है। तो अगर इन जनरल कोई भी सीड का डिस्पर्जन आंट्स के द्वारा होता है, चींटियों के द्वारा होता है, तो उसको हम बोलते हैं मिर्मिकोकोरी। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन से अगर हम बात करें, एनिमोकोरी नहीं हो सकता यहाँ पे राइट आंसर, बिकॉज एनिमोकोरी में जो डिस्पर्जन होता है वो किसकी वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू द विंड्स। तेज़ हवाओं की वजह से अगर डिस्पर्जन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनिमोकोरी। हाइड्रोकोरी नाम से क्लियर, हाइड्रो माने होता है वाटर, तो अगर डिस्पर्जन वाटर की वजह से हो रहा है, दैट इज हाइड्रोकोरी। और फोर्थ है बारोकोरी। बारोकोरी में क्या होता है कि डिस्पर्जन जो होता है किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से होगा तो वो कहलाएगा बारोकोरी। लेकिन अगर चींटियों की वजह से हो रहा है, आंट्स की वजह से हो रहा है, तो आंसर विल बी मिर्मिकोकोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टरनेट वीड होस्ट प्लांट फॉर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज। मक्के में, मेज में जो डाउनी मिल्ड्यू डिसीज़ लगती है, उसके लिए अल्टरनेट वीड प्लांट जो होता है, जो होस्ट की तरह एक्ट करता है, अल्टरनेट वीड होस्ट प्लांट, वो कौन है? ठीक है, प्लांट्स में बहुत सारी डिसीजेज लगती हैं जिनके लिए अल्टरनेट वीड होस्ट प्लांट डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो मेज के जो अल्टरनेट वीड होस्ट प्लांट है वो कौन है? ऑप्शंस आर एमरेंथस स्पीशीज़, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, एविना फेटुआ, सैक्रम स्पॉन्टेनियम। और ये जो फिगर है ये उसी आंसर की फिगर है। इन चारों में से जो आंसर करेक्ट है वो इसकी फिगर है। ओके, तो अगर आप फिगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से वीड की फिगर है, ये जो फिगर है किस वीड की है, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई दिस सो योर आंसर विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सैक्रम स्पॉन्टेनियम इज़ द राइट आंसर। और ये जो फिगर है ये सैक्रम स्पॉन्टेनियम का ही बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मक्के में, मेज़ में डाउनी मिल्ड्यू लगती है उसके लिए जो अल्टरनेट वीड होस्ट प्लांट है वो कौन है? तो मेज़ में डाउनी मिल्ड्यू लगती है उसके लिए अल्टरनेट वीड होस्ट प्लांट का जो नाम है दैट इज सैक्रम स्पॉन्टेनियम। और यह फिगर देख सकते हैं आपने अपने आसपास देखा होगा, इस तरह का जो वीड होता है इस तरह से इसकी वाइट इन्फ्लोरेसेंस होती है। ठीक है, तो ये होता है सैक्रम स्पॉन्टेनियम। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें, जैसे एमरेंथस स्पीशीज़ की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन था एमरेंथस स्पीशीज़। एमरेंथस स्पीशीज़ जो है अल्टरनेट वीड होस्ट है किसके लिए? ये है फॉर ग्राम कैटरपिलर। ठीक है, ये है हमारा ग्राम कैटरपिलर, जो इंसेक्ट होते हैं ग्राम कैटरपिलर, उसके लिए अल्टरनेट होस्ट का काम करता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है पार्थेनियम का। पार्थेनियम किसके लिए अल्टरनेट होस्ट होता है? पार्थेनियम जो होता है अल्टरनेट होस्ट होता है फॉर टोबैको स्ट्रीक वायरस। ठीक है, जो टोबैको स्ट्रीक वायरस होता है वो उसके लिए अल्टरनेट होस्ट का काम करता है, टोबैको स्ट्रीक वायरस। देन थर्ड है अविना फेटुआ। अविना फेटुआ जो है किसके लिए होता है? दिस इज़ फॉर स्टैम रस्ट इन, स्टैम रस्ट किस में लगता है? वीट में। ठीक है, तो स्टैम रस्ट इन वीट या बार्ली दोनों में भी लग जाता है। ठीक है,
वीट या फिर बार्ले, तो उसके लिए होता है, ठीक है। तो एमरैंथस होता है ग्राम कैटरपिलर के लिए, पार्थिनियम होता है टोबैको स्ट्रीक वायरस के लिए, और अविना फेचुआ होता है स्टैम रस्ट ऑफ व्हीट एंड बार्ले। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि मक्के की जो डाउनी मिल्ड्रिव होती है उसके लिए अल्टरनेट होस्ट कौन है, तो मेज डाउनी मिल्ड्रिव का जो अल्टरनेट वीड होस्ट प्लांट है दैट इज सैक्रम स्पॉन्टेनियम, एंड दिस इज द फिगर ऑफ स्पॉन्टेनियम, सैक्रम स्पॉन्टेनियम वीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल वीट पीरियड डेज आफ्टर सोइंग, DAS का मतलब है यहाँ पे डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। सोइंग यानी बुआई के कितने दिन बाद क्रिटिकल वीट पीरियड आ जाता है, किस क्रॉप में बताना है, वीट में बताना है, गेहूं में, ठीक है। तो गेहूं में जो क्रिटिकल वीट पीरियड है वो कब आ जाता है, ऑप्शंस आर 30 to 75 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है, DAS में बताना है। देन सेकंड है 30 to 45, थर्ड 15 to 45 एंड लास्ट इज 30 to 120। तो बताना है कि जो गेहूं होता है वीट, ठीक है, उसमें क्रिटिकल वीट पीरियड कितने टाइम पे आ जाता है, एंड हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 30 to 45 डेज, ठीक है। तो मतलब कि अगर हमने गेहूं की आज सोइंग करी है, सोइंग के 1 महीने के बाद यानी 30 डेज़ या 45 डेज़ में क्रिटिकल वीट पीरियड आ जाता है। तो क्रिटिकल वीट पीरियड का मतलब क्या होता है कि ये वो टाइम है जब वीट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है, और इस टाइम पे हमको वीट्स को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी 30 to 45 डेज आफ्टर सोइंग। तो गेहूं में 30 से 45 डेज आफ्टर सोइंग में क्रिटिकल वीट पीरियड देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें बाकी ऑप्शंस में, जैसे 30 to 75 की बात करें तो 30 to 75 जो है देखने को मिलता है जल्दी ऑनियन में, और फिर 15 से 45 जो है देखने को मिलता है मस्टर्ड में, और लास्ट जो 30 से 120 ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। ये तो आपको पता होना चाहिए, स्पेशल है ये लॉन्गेस्ट वीट पीरियड जो देखा गया है 30 से 120 डेज़ तक का, ठीक है। तो कौन सी क्रॉप है जिसमें 120 डेज़ तक वीट पीरियड ही चलता रहता है, वो है हमारी शुगर केन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि शुगर केन का कितना होता है। सबसे लॉन्गेस्ट जो है शुगर केन क्रॉप का ही होता है 30 to 120 डेज़ तक, ठीक है। तो शुगर केन में सबसे लंबा क्रिटिकल वीट पीरियड चला जाता है। और इसके अलावा जो मेन क्रॉप्स होते हैं उनका हमें याद करना होगा, जैसे गेहूँ हमारा मेन क्रॉप में आता है वीट, तो वीट का कितना होता है, वीट का होता है 30 से 45 डेज आफ्टर सोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीट विच वॉज फर्स्ट बायोलॉजिकली कंट्रोल, 2 बार फर्स्ट आ गया है। कौन सा वीट है जिसको पहली बार बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड से कंट्रोल किया गया था, कौन सा वीट था। तो यू ऑल नो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ प्रीडेटर्स यूज़ करते हैं, या फिर कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज कुछ बायो एजेंट यूज़ करते हैं। सिंपल वी कैन से बायो एजेंट यूज़ करते हैं। और ये बायो एजेंट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ कोई भी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हो सकती है, इंसेक्ट हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है जिसका यूज़ हम करके वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बार किस वीड को बायोलॉजिकली कंट्रोल के अंदर रखा गया था, मतलब कौन सा वीड था जिसको बायोलॉजिकली कंट्रोल करा गया था बायोजेंट के थ्रू। और वो बायोजेंट जो था वो इंसेक्ट था, एक कीड़ा था, इंसेक्ट था। उस इंसेक्ट का यूज़ करके उस वीट प्लांट को सबसे पहली बार कंट्रोल करा गया था। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं लैंटाना कैमेरा, पार्थिनियम, ओपोन्शिया, स्ट्रिगा। और ये फिगर है, ये राइट आंसर जो है इसकी फिगर है। सो यू कैन आइडेंटिफाई ये किस वीट क्रॉप का फिगर है, ठीक है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी आते हैं, थोड़ा सा ऑर्नामेंटल टाइप की इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये है तो वीड लेकिन ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह थोड़ा सा बिहेव करते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव फ्लावर्स आप देख सकते हो फिगर में। इसके फ्लावर पिंकिश येलो ऑरेंज कलर के इसके बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, तो थोड़ा इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, बट एक्चुअली में है ही वीड ही है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ लैंटाना कैमेरा, ठीक है। लैंटाना कैमेरा ये फिगर है, आप देख सकते हैं थोड़ा। और लैंटाना कैमेरा एक वीड है जिसको सबसे पहली बार बायोलॉजिकली कंट्रोल किया गया था। और किस इंसेक्ट मतलब किस एजेंट के थ्रू कंट्रोल करा गया था, वो था हमारा इंसेक्ट्स, ठीक है। एक इंसेक्ट था, इंसेक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम है ओफियोमिया लैंटाने। यहाँ पे लिख देती हूँ ओफियोमिया
लेंटानी, ये साइंटिफिक नेम है। ये एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट का यूज़ करके, ओफ्यूमिया लेंटाने कीड़े का यूज़ करके हमने ये जो लेंटाना कमारा वीट था इसको हमने क्या करा, बायोलॉजिकली कंट्रोल करा। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कभी कभार कि वो इंसेक्ट का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम था ओफ्यूमिया लेंटाने। लेंटाने से याद कर लेना, लेंटाना कमारा ही वो पहला वीड है जिसको बायोलॉजिकली कंट्रोल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट्स इन द मेन फील्ड इज कॉल्ड। अगर हमारे क्रॉप प्लांट में अनडिजायरेबल प्लांट्स लग जाते हैं, अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट्स लग जाते हैं हमारे मेन फील्ड में, मेन फील्ड में हमने जो मेन क्रॉप लगाई है उस क्रॉप के साथ अगर कोई दूसरी अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट्स ग्रो हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर एब्सोल्यूट वीड, रिलेटिव वीड, वॉलंटियर प्लांट, सैटेलाइट वीड। तो अगर हमारे मेन फील्ड में कोई अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट उग रहा है उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि उस प्लांट को हमने नाम दिया है दैट इज़ रिलेटिव वीड। ऑप्शन 2 रिलेटिव वीड इज़ द राइट आंसर। इसका बेस्ट एग्जांपल है बार्ले इन वीट। एग्जांपल है बार्ले इन वीट। ठीक है, गेहूं हमारा कैसा क्रॉप है? मेन क्रॉप है, ये हमारा मेन क्रॉप हो गया। और इस मेन क्रॉप में गेहूं के साथ अगर बार्ले भी उग रहा है कहीं कहीं पे तो वो बार्ले क्या होगा हमारा? बार्ले हमारा कहलाएगा रिलेटिव वीड उस टाइम पे। ठीक है, बार्ले भी हमारा क्रॉप में आएगा, वीड नहीं होता। लेकिन अगर उस टाइम पे जिसमें हमने एक एरिया में, इतने बड़े एरिया में सिर्फ हमने वीड लगाया है और कुछ कुछ एरिया में हमें बार्ले देखने को मिल रहा है तो बार्ले को हम क्या बोलेंगे कि वो बार्ले एक रिलेटिव वीड है। ओके, बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर 1 जो था एब्सोल्यूट वीड क्या होता है? एब्सोल्यूट वीड वो वीड होते हैं जो प्रॉपरली वीड की तरह ही काम करते हैं, इनकी कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होती, नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इनकी कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होती। इस तरह के वीड कहलाते हैं एब्सोल्यूट वीड। तो अगर हम बात करें थे बार्ले इन वीड, तो बार्ले प्रॉपर वीड तो है नहीं, बार्ले की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, वो एक मेन क्रॉप में भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो बार्ले एब्सोल्यूट वीड तो कभी नहीं हो सकता, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। रिलेटिव वीड में आता है हमारा बार्ले। ठीक है, रिलेटिव वीड्स क्या कहलाते हैं? रिलेटिव वीड्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे मेन फील्ड में कोई दूसरी क्रॉप प्लांट ग्रो हो रही है तो वो हमारा रिलेटिव वीड कहलाता है। थर्ड, जैसे वॉलंटियर प्लांट्स क्या होते हैं? वॉलंटियर प्लांट्स में क्या होता है कि सपोज़ हमने एक एरिया में पहले एक क्रॉप ग्रो करी थी, क्रॉप नंबर 1। ठीक है, क्रॉप ग्रो करी थी क्रॉप नंबर 1, उसकी हार्वेस्टिंग भी हमने कर ली लेकिन स्टिल उसके जो सीड्स थे वहाँ पे पड़े रह गए थे। वो जो सीड्स उसके वहाँ पड़े रह गए थे, फिर हमने वहाँ पे हमने नेक्स्ट क्रॉप नंबर 2 लगा दी। अब क्रॉप नंबर 2 लगाने के बाद जो क्रॉप नंबर 2 ग्रो करेगी तो जो क्रॉप नंबर 1 के जो सीड्स वहाँ पे मौजूद थे, जो छूट गए थे वहाँ पे, वो भी ग्रो होने लगेंगे। तो वो जो क्रॉप 1 के सीड्स होंगे वो हमारे वॉलंटियर प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, तो वॉलंटियर प्लांट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स जो होते हैं वो रह जाते हैं, सीड शेडिंग हो जाती है फ्रॉम द प्रीवियस सोन क्रॉप। जो हमने पहले की क्रॉप सो करी थी क्रॉप नंबर 1, क्रॉप 1 हमारी प्रीवियस सोन क्रॉप है और जो क्रॉप 2 है ये हमने अब सो करी है। तो क्रॉप 2 की सोइंग के टाइम पे जो क्रॉप 1 के कुछ बीज हैं वो रह गए हैं, वो अगर ग्रो करने लगेंगे क्रॉप 2 के साथ साथ तो वो हमारे वॉलंटियर प्लांट कहलाते हैं। तो वॉलंटियर प्लांट्स का मतलब कि उनके बीज वहाँ पे छूट गए थे तो वही ग्रो हो रहे हैं। फोर्थ है हमारा सैटेलाइट वीड क्या होता है? सैटेलाइट वीड्स का मतलब क्या होता है कि ये सैटेलाइट वीड जो होते हैं ये ऐसे वीड होते हैं जिनकी ग्रोथ हमारी मेन क्रॉप के साथ साथ होती है, यानी कि दोनों एक साथ मैच्योर हो रहे हैं। सैटेलाइट वीड वो वीड्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी हमारे मेन क्रॉप के टाइम पे ही आती है, यानी दोनों साथ में मैच्योर होंगे और दोनों के जो बीज हैं हमारे मेन क्रॉप के भी सीड्स और हमारे जो वीड है उसके सीड दोनों एकदम आपस में मैच करेंगे और इतने मैच करेंगे कि उनको अलग करना, सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट होगा। तो वो कहलाता है हमारा सैटेलाइट वीड्स। सैटेलाइट वीड आर दोज वीड्स whose maturity comes at the same time with the main crop and whose seeds are also same with the main crop and difficult to separate। ठीक है, तो ये सैटेलाइट वीड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि अनडिज़ायरेबल क्रॉप प्लांट्स जो हमारे मेन फील्ड में ग्रो हो जाते हैं उसके साथ जो अनडिज़ायरेबल क्रॉप प्लांट्स ग्रो होता है इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिलेटिव वीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट क्रॉप इज़। देखो वीट हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया में और वर्ल्ड में भी, तो इसलिए वीट का जो इम्पोर्टेंट है वो सब
आपको डेटा याद रखना है वीट से रिलेटेड। तो गेहूं में हमने क्रिटिकल वीट पीरियड पढ़ा था जो कि 30 से 45 डेज़ आफ्टर सोइंग पे आ जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो हमने भी डिस्कस करा था। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि गेहूं का ऑब्जेक्शनेबल वीट कौन सा है, वो बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे एविना फटुआ, आर्जिमोन मैक्सिकाना, चिकोरियम एंटाइबस और कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। अगेन यहाँ पे जो फिगर है ये इन्हीं चारों में से किसी एक का फिगर है। अगर आपको फिगर पता है कि कौन से वीट की फिगर है, आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आपको राइट आंसर पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्शनेबल वीट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्शनेबल वीट? ऑब्जेक्शनेबल वीट का मतलब यह है कि ऐसे वीड क्रॉप जिनके बीज एकदम मेन क्रॉप की तरह सिमिलर होते हैं। जैसा भी हमने सैटेलाइट वीट के बारे में पढ़ा था ना, सैटेलाइट वीट में दो कंडीशन आपको याद रखनी है। डोंट कंफ्यूज बिटवीन सैटेलाइट एंड ऑब्जेक्शनेबल वीट। जो सैटेलाइट वीट थे उनके हमने दो कंडीशन याद रखनी है। सैटेलाइट वीट में दो कंडीशन आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो उनकी मैच्योरिटी याद रखनी है कि कब मैच्योर होंगे। तो सैटेलाइट वीट एक ऐसा वीट होता है जो हमारी मेन क्रॉप के साथ ही मैच्योर होगा, प्लस उनके सीड्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो हमारा कौन सा वीट कहलाएगा, सैटेलाइट वीट। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्शनेबल वीड्स होते हैं उनमें कंडीशन ये होती है कि सिर्फ सीड्स हमारे आइडेंटिकल होते हैं, सीड्स एकदम आइडेंटिकल होते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ। ठीक है, माने फॉर एग्जांपल गेहूं की यहाँ बात हो रही है तो जो गेहूं का सीड अगर आपने देखा है, जो गेहूं के बीज सबने देखे होंगे, ठीक है, तो गेहूं का बीज और हमारे वीड जो है उसका बीज एकदम दिखने में एक सेम लगेगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्शनेबल वीड होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्शनेबल वीड जो है गेहूं का कौन सा है आपको ये बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। और ये फिगर भी जो है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस का है। यू कैन सी यहाँ पे इस तरह से पिंक और वाइटिश कलर के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और उनकी लीव्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीड है ये है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस और ये जो है ऑब्जेक्शनेबल वीड है गेहूं को। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं जैसे अविना फटुआ, तो अविना फटुआ एक ऑब्जेक्शनेबल वीड है। ये सभी ऑब्जेक्शनेबल वीड के एग्जांपल्स हैं। जैसे अविना फटुआ किसका ऑब्जेक्शनेबल वीड है, ये है ओट में, ओट का ऑब्जेक्शनेबल वीड है अविना फटुआ। देन अर्जिमोन मैक्सिकाना की बात करें, अर्जिमोन मैक्सिकाना जो है किसका वीड है, अर्जिमोन मैक्सिकाना इज़ ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ मस्टर्ड, सरसों में लगता है ये। ठीक है, और चिकोरियम एंटाइबस है, चिकोरियम एंटाइबस किसके लिए है, चिकोरियम एंटाइबस होता है हमारा लुसीन के लिए, लुसीन के लिए होता है। ठीक है, और कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस किसका है, ये हमारा होता है गेहूं का, वीट का। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ऑब्जेक्शन वीट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफेक्ट ये क्वेश्चन ही पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अविना फटुआ इज़ फॉर ओट, अर्जिमोन मैक्सिकाना फॉर मस्टर्ड, चिकोरियम एंटाइबस फॉर लुसीन एंड कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस इज़ फॉर वीट। और ये फिगर है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बिसाइड डराइव फ्रॉम विच वर्ड। हर्बिसाइड जो शब्द है ये किस शब्द से डराइव हुआ है। ऑप्शंस आर लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कि हर्बिसाइड जो है किस भाषा के शब्द से बना है, ये बना है लैटिन वर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे दो लैटिन वर्ड यूज़ हुए थे, हर्बा एंड सिडर। ठीक है, हर्बा और सिडर ये दो लैटिन वर्ड हैं। ठीक है, हर्बा का मतलब होता है प्लांट और सिडर का मतलब होता है टू किल, मारना। ठीक है, यानी ऐसे हर्बिसाइड क्या होते हैं, सिंपली ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स को, दूसरे प्लांट क्या जिनको हम बोलते हैं वीड्स। ठीक है, तो हर्बिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये हर्बिसाइड वर्ड जो है लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एट्राजीन हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड के डिफरेंट हर्बिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो एट्राजीन एक इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड है और ये नीचे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं एट्राजीन से रिलेटेड है। इन चारों स्टेटमेंट से सही स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको बताना है। और उसके नीचे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है बोथ 1 and 2, यानी सिर्फ 1 और 2 स्टेटमेंट ही करेक्ट है। बी ऑप्शन है ओनली 1, 2, 3 आर करेक्ट। और थर्ड में बोला कि ओनली 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है एट्राजीन के बारे में वो
ट्रू है या फिर करेक्ट है अबाउट एट्राजीन हर्बिसाइड। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले हम चारों। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट इज सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। एट्राजीन जो है सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। एट्राजीन जो है सिस्टमिक भी है, कॉन्टैक्ट भी है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है अप्लाई इमीडिएटली आफ्टर सोइंग 1 to 2 days। ठीक है, यानी एट्राजीन को अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो सोइंग के जस्ट बाद, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इट इज सोइंग, बुआई। ठीक है, सोइंग। एट्राजीन को हम सोइंग के 1 से 2 दिन बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यस हम कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। यस, एट्राजीन को हम सोइंग के इमीडिएटली आफ्टर सोइंग हम अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब हम किसी हर्बिसाइड को सोइंग के 1-2 दिन बाद ही अप्लाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन। प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन बोला जाता है इसको। प्री इमर्जेंस का मतलब होता है कि जब हम हर्बिसाइड को सोइंग के 1-2 दिन बाद ही अप्लाई कर देते हैं, लेकिन मेक श्योर, क्योंकि हम उस टाइम सोइंग के जस्ट एकदम बाद ही अप्लाई करें तो उस टाइम पे हमारे वीड्स जो हैं इमर्ज नहीं आउट होते, हमारे वीड्स जो हैं वो इमर्ज आउट नहीं हुए हैं। और जो हमारी क्रॉप है वो भी हमने क्या करी, अभी सोइंग करी, बुआई करी, इमर्ज आउट नहीं हुई, इमरजेंस नहीं हुआ। इमरजेंस से पहले ही हमने हर्बिसाइड डाला, तो इमरजेंस से पहले डाल रहे हैं, यानी प्री, इसको बोला गया है प्री इमरजेंस। ठीक है, तो एट्राजीन एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, कहने का मतलब है, तो ये सही है। यस, इट इज़ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। थर्ड स्टेटमेंट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। एट्राजीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। यस, इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। ओके, फोर्थ है हमारा इट बिलोंग्स टू डाइनिट्रोएनिलीन केमिकल ग्रुप्स। एट्राजीन डाइनिट्रोएनिलीन केमिकल ग्रुप को बिलोंग करता है। हर्बिसाइड के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो क्या एट्राजीन डाइनिट्रोएनिलीन ग्रुप को बिलोंग करता है? फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है, जो कि स्टेटमेंट 1 और 2, 3 करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ओनली 1, 2, 3 आर करेक्ट। तो ये एट्राजीन के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही थी, तो 1, 2, 3 करेक्ट थी। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि एट्राजीन डाइनिट्रोएनिलीन ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ये बात गलत है, स्टेटमेंट गलत है। वेल, एट्राजीन किस केमिकल ग्रुप को बिलोंग करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा एट्राजीन हर्बिसाइड है, ठीक है, ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? एट्राजीन बिलोंग करता है ट्राइएजीन्स को। किसको बिलोंग करता है? डाइनिट्रो को बिलोंग नहीं करता है, बिलोंग करता है ट्राइएजीन्स। ठीक है, ट्राइजीन्स को बिलोंग करता है हमारा एट्राजीन। एट्राजीन के अलावा जैसे सीमाजीन हो गया, एट्राजीन सीमाजीन दोनों में जिन आ रहा है, तो याद रखना जितने भी जिन करके आएंगे वो जिन्स में आएंगे। ठीक है, ट्राइएजीन्स, इसके लास्ट में ही जीन्स है। ठीक है, तो एट्राजीन में भी लास्ट में जीन आ रहा है। इसके अलावा सीमाजीन, सीमाजीन भी एक हर्बिसाइड है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीमाजीन, एट्राजीन ये सब ट्राइजीन्स को बिलोंग करते हैं, डाइनिट्रोएनिलीन्स को बिलोंग नहीं करता। ओके, जो डाइनिट्रोएनिलीन्स होते हैं उसमें कौन आता है? अगर हम बात करें डाइनिट्रोएनिलीन्स की, तो डाइनिट्रोएनिलीन्स ग्रुप में कौन कौन आता है? डाइनिट्रोएनिलीन्स में हमारे आते हैं फ्लूक्लोरालिन एंड पैंडिमेथिलिन। फ्लूक्लोरालिन और पेंडिमेथिलिन। ठीक है, ये फ्लूक्लोरालिन और पेंडिमेथिलिन आते हैं डाइनिट्रोएनिलीन्स में, लेकिन जो एट्राजीन आता है वो हमारा आता है ट्राइएजीन्स में। ओके, तो ऑप्शन जो था यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही थी वो थी 1, 2, 3, 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई थी, डाइनिट्रोएनिलीन्स नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे अगर ट्राइएजीन्स होता तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट माइको हर्बिसाइड डिस्कवर्ड इन 1981 वॉज। सबसे पहली बार 1981 में जो माइको हर्बिसाइड डेवलप हुआ था, डिस्कवर हुआ था, वो कौन सा था? तो माइको हर्बिसाइड्स होते क्या हैं? माइको हर्बिसाइड्स का मतलब कि ये फंगस जो होते हैं ना, फंगस उससे प्रिपेयर करा जाता है। मतलब एक ऐसा हर्बिसाइड सॉल्यूशन जो फंगस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड माइको हर्बिसाइड। तो कौन सा पहला माइको हर्बिसाइड जो था 1981 में डिस्कवर हुआ था वो कौन है? ऑप्शंस हैं डिवाइन, कोलिगो, बायोमिल, बायोपोलैरिस। वैली सारे के सारे जो हैं माइको हर्बिसाइड के ही मतलब ऑप्शंस जो हैं सब माइको हर्बिसाइड हैं, लेकिन पहला माइको हर्बिसाइड जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था आपको बताना है। वेल, यहाँ राइट आंसर है डिवाइन। ठीक है, डिवाइन पहला माइको हर्बिसाइड है जो कि 1981 में डिस्कवर हो गया था। इट इज़ फर्स्ट माइको हर्बिसाइड। ठीक है,
और बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे कोलीगो सेकंड हर्बिसाइड है, ठीक है। कोलीगो जो है सेकंड माइक्रोबियल हर्बिसाइड डिस्कवर हुआ था, ये हुआ था 1982 में, ठीक इससे अगले साल। तो 1981 में डीवाइन डिस्कवर हुआ था, ये एक माइक्रो हर्बिसाइड है सबसे पहला। फिर कोलीगो जो डिस्कवर हुआ था वो दूसरे नंबर पे हुआ था 1982 में, बाद में डिस्कवर होते गए, ठीक है। बायोमोल एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो हर्बिसाइड है, बाइपोलैरिस भी एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो हर्बिसाइड है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो हर्बिसाइड की लिस्ट में एक और आता है, दैट इज़ लुबुआ 2, लुबुआ 2, LUBAO, लुबुआ 2। लुबुआ 2 भी इम्पॉर्टेंट माइक्रो हर्बिसाइड की कैटेगरी में ही आता है, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो हर्बिसाइड। तो माइक्रो हर्बिसाइड में टोटल 5 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, डीवाइन, कोलीगो, बायोमोल, बाइपोलैरिस एंड लुबुआ 2, ठीक है। और इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, एक तो डीवाइन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एक कोलीगो से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन माइक्रो हर्बिसाइड है। तो डीवाइन सबसे पहला डिस्कवर हुआ था 1981 में, सेकंड कोलीगो है, बाकी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वीड रेजिस्टेंस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच क्रॉप। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वीड का रेजिस्टेंट हो रहा है, वीड रेजिस्टेंस का मतलब कि हम जितना भी आजकल हर्बिसाइड केमिकल अप्लाई कर रहे हैं वीड के ऊपर, अब उसका कोई असर नहीं हो रहा है, उसमें रेजिस्टेंस आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वीड रेजिस्टेंस देखा गया है वो किस क्रॉप में रिपोर्ट हुआ था। ऑप्शंस आर वीट, मेज, शुगर केन, ऑल द अबव। तो सबसे पहला जो वीड रेजिस्टेंस है वो किस में देखा सबसे ज़्यादा गया है, द राइट आंसर इज़ ऑप्शन 1, दैट इज़ वीट। गेहूँ में सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम वीड रेजिस्टेंस देखा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैडर इज़ अ ट्रेड नेम ऑफ। जो लैडर है वो किसका ट्रेड नेम है। यू ऑल नो जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनके ट्रेड नेम्स होते हैं, तो जो लैडर है वो किस हर्बिसाइड का ट्रेड नेम है। ऑप्शंस आर ग्लाइफोसेट, ब्यूटाक्लोर, सल्फोसल्फुरॉन, एलाक्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, लैडर जो है ये किस हर्बिसाइड का ट्रेड नेम है, लैडर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, दैट इज सल्फोसल्फुरॉन, ठीक है। तो सल्फोसल्फुरॉन एक हमारा इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड है जिसका जो ट्रेड नेम है वो है लैडर, ठीक है। लैडर जो है ट्रेड नेम है सल्फोसल्फुरॉन का। ग्लाइफोसेट की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइफोसेट का बहुत ही फेमस नाम है राउंड अप। ग्लाइफोसेट को बोला गया है राउंड अप इसका ट्रेड नेम है। और ब्यूटाक्लोर का क्या होता है, ब्यूटाक्लोर का है मचीटी। ग्लाइफोसेट, राउंड अप, ब्यूटाक्लोर, मचीटी और सल्फोसल्फुरॉन का होता है लैडर जो पूछा गया था। एलाक्लोर का बात करें तो एलाक्लोर सबसे सिंपल है, एलाक्लोर के है लासो, LASSO लासो, या फिर एक नाम और है इसका क्रॉप स्टार। लासो के दो हैं, मतलब एलाक्लोर के दो नाम है, लासो और क्रॉप स्टार, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि लैडर किसका है, लैडर है सल्फोसल्फुरॉन का। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन है कि ब्लाइंड होइंग, ओके यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इट इज़ नॉट होइंग होगा, HOEING, ठीक है। तो ब्लाइंड होइंग जो होती है डन इन शुगर केन बाय मिस्टेक, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बोल देती हूँ, ब्लाइंड होइंग इन शुगर केन इज़ मेनली डन टू कंट्रोल वीड्स लाइक, मतलब जो हमारा शुगर केन होता है, शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी शुगर क्रॉप है, शुगर केन में हम एक प्रोसेस करते हैं ब्लाइंड होइंग का, ठीक है। बेसिकली जो शुगर केन में ब्लाइंड होइंग करते हैं हम उसकी सोइंग से पहले, मतलब जब हम शुगर केन को सोइंग कर देते हैं उसके बाद हम ब्लाइंड होइंग कर देते हैं। तो बेसिकली जो ब्लाइंड होइंग की प्रैक्टिस है ये वीड्स को कंट्रोल करने के लिए की जाती है, टू कंट्रोल द वीड्स। लेकिन कौन से वीड्स को कंट्रोल करने के लिए की जाती है मेनली ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं सैजेस, मोनोकॉट वीड, डाइकॉट वीड, ऑल द अबव, ठीक है। तो मोनोकॉट वीड आपको पता है इसमें एक ही कॉटलेडन्स होता है जिनकी पैरेलल वेनेशन होती है लीव्स की। डाइकॉट में 2 कॉटलेडन्स होंगे और उनकी जो लीव्स है वो रेटिकुलेट वेनेशन वाली होगी। सैजेस जो होता है आपको पता है इसकी जो स्टेम होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है, थोड़ा सा इस तरह से इसका स्टेम होता है ट्रायंगल शेप का, ठीक है। वो होते हैं हमारे सैजेस, ठीक है। तो आपको बताना है कि शुगर केन में जो ब्लाइंड होइंग करी जाती है वो किस वीड को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन 1, सैजेस।
सैजेस आपको पता है जिसका साइंटिफिक नेम साइप्रस करके होता है ना, जितने भी वीड्स का साइंटिफिक नेम साइप्रस करके होता है, जैसे साइप्रस रुटेंडस, साइप्रस करके, ठीक है, तो इनको हम सैजेस बोलते हैं, ठीक है। तो सैजेस जो होते हैं ये हम बेसिकली शुगर केन में उनका जो इम्पैक्ट है, अटैक में बहुत ज़्यादा होता है, और शुगर केन में जो हम सैजेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड हुइंग। शुगर केन में ही होती है, किसी और क्रॉप में होती नहीं है, इसलिए कभी कभार क्वेश्चन सिंपल ऐसे भी आ सकता है कि ब्लाइंड हुइंग किस क्रॉप में की जाती है, तो आंसर विल बी शुगर केन। और किस वीट को कंट्रोल करने के लिए की जाती है, तो आपको पता चल गया होगा, ये सैजेस को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था सो गिव्स लाइक टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।